डीएमएमएस मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ जो है वो सीएचओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जितना भी अपना पोर्शन है ईएनटी का, उस ईएनटी के पोर्शन को कवर करने वाले हैं। जैसा कि अपन सबको पता है, आप सबने सिलेबस देखा होगा। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूँ तो सिलेबस में ईएनटी का जो पार्ट दिया हुआ है वो 2 पार्ट में दिया है। पहला जो पार्ट है वो दिया हुआ है जनरल कंडीशन ऑफ ईएनटी, जनरल कंडीशन ऑफ ईएनटी, और जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है जनरल सर्जरी ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी का जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो सर्जिकल मैनेजमेंट के साथ में दिया हुआ है। अल्टीमेटली यदि मैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं तो जनरल कंडीशन में भी जो बड़ा से बड़ा जो आता है या फिर जो जिसका आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो उसके डिजीज कंडीशन के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। डिजीज कंडीशंस, और डेफिनेटली जब अपन डिजीज कंडीशंस पढ़ेंगे, चाहे ईएनटी की बात करूं या मैं ऑप्थेल्मो की बात करूं, तो इन दोनों ही चीज़ों में अपना जो नॉर्मल सर्जिकल जितनी भी जो चीज़ें हैं, इन दोनों की जो सर्जरीज है, उन सर्जरीज का अपन दोनों साथ में डिस्कस कर लेंगे यहीं पे। यानी कि जो सीएचओ का आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों चीज़ें अपनी कवर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। जो अपना आज का टॉपिक है वो है अपना ईएनटी। जो आज का अपना टॉपिक है वो अपना ईएनटी। सर, ईएनटी की यदि अपन बात करें तो ईएनटी के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं ईयर, नोज एंड थ्रोट। ईयर, नोज एंड थ्रोट, इन तीनों चीजों को अपन इंक्लूड करते हैं। सर, इसमें से जो बड़ा पोर्शन बनता है वो बनता है अपने ईयर का। जो सबसे बड़ा पोर्शन बनता है वो बनता है अपने ईयर का। ईयर में से क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा ही ज्यादा होती है, क्योंकि थ्रोट और जो नोज है उसमें से थोड़ी सी क्वेश्चन है वो एक तो कम पूछे जाते हैं। दूसरा रीजन ये है कि जो थ्रोट का जितना भी जो पार्ट है वो अपन पीडियाट्रिक के अंदर पढ़ चुके होते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर अपन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन पूरा पढ़ते हैं। बच्चों के अंदर अपन टॉन्सिलेक्टमी, बच्चों के साथ में बच्चों में जब पीडिया के अंदर पढ़ता है तो वहाँ पर अपन टॉन्सिलेक्टमी वगैरह वो जितना भी जो पूरा मैनेजमेंट होता है वो डिस्कस कर चुका होता है। यहाँ पे जो अपना बड़ा जो पोर्शन है वो अपने निकलता है ईयर का। तो जो अपना टॉपिक है उसी से अपन स्टार्ट करते हैं, ईयर। सर, सबसे पहला जो टॉपिक है वो अपना ईयर। ईयर के बारे में यदि मैं बात बोलूं तो एक सिंपल सी और सीधी सी एक डेफिनेशन होती है ईयर की, वो ये है, ईयर इज ए सेंसरी ऑर्गन, is a sensory organ that situated in temporal bone। एक बिल्कुल सिंपल सी साधारण सी एक डेफिनेशन मैंने बोली है कि जो आपका ईयर है वो एक सेंसरी ऑर्गन है। किस टाइप का ऑर्गन है? सेंसरी ऑर्गन है। और ये जो सेंसरी ऑर्गन है वो कौन सी बोन में सिचुएटेड होता है? तो सर वो सिचुएटेड होता है अपने टेम्पोरल बोन के अंदर। यार यह एक बात करते हैं अपन सेंसरी ऑर्गन के बारे में। क्या है सेंसरी ऑर्गन? तो सेंसरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं, पढ़ा अपन ने 4th क्लास 5th क्लास के अंदर पढ़ा है, ज्ञानेंद्रियां। वो जो ज्ञानेंद्रियां है वो ही सेंसरी ऑर्गन है। और यह यदि मैं सेंसरी ऑर्गन को डिफाइन करने की सोचूं तो सेंसरी ऑर्गन का मतलब होता है वो ऑर्गन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी कुछ चल रहा है, उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चीज चल रही है उस चीज को लेके अपने ब्रेन को जो मैसेज पहुंचाता है, या ब्रेन को उस एक्सटर्नल चीज जो भी चीज चल रही है उससे अवेयर करवाता है। अवेयर टू ब्रेन अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि ब्रेन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में
जो चीज अवेयर कराती है उसी को अपन कौन सा ऑर्गन बोलते हैं? सेंसरी ऑर्गन। दैट्स गुड। और दूसरा मैंने बोला है ये जो सेंसरी ऑर्गन है वो कहाँ सिचुएटेड है? अपना टेम्पोरल बोन में। सर देखिएगा इस डायग्राम के अंदर बिल्कुल बोन नहीं है, टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन, ये जो टेम्पोरल बोन है, ये जो टेम्पोरल बोन है वो किसका पार्ट है? क्रेनियम का। क्रेनियम बोन का, क्रेनियम बोन का पार्ट है। और क्रेनियम खुद किसका पार्ट होती है? बढ़िया, बिल्कुल क्लियरली अपने को दिख रहा है। या आप के अंदर जो भी चीज चल रही है उस चीज को लेके अपने ब्रेन को जो मैसेज पहुंचाता है या ब्रेन को उस एक्सटर्नल चीज जो भी चीज चल रही है उससे अवेयर करवाता है। अवेयर टू ब्रेन, अवेयर टू ब्रेन, अवेयर टू ब्रेन अबाउट एक्सटर्नल एनवायरमेंट। यानी कि ब्रेन को एक्सटर्नल एनवायरमेंट के बारे में जो चीज अवेयर कराती है उसी को अपन कौन सा ऑर्गन बोलते हैं? सेंसरी ऑर्गन। दैट्स गुड। और दूसरा मैंने बोला है ये जो सेंसरी ऑर्गन है वो कहाँ सिचुएटेड है? अपना टेम्पोरल बोन में। सर देखिएगा इस डायग्राम के अंदर बिल्कुल क्लियरली अपने को दिख रहा है। ये आपके सामने ईयर का पूरा डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर अपने को बड़ा बड़ा दिख रहा है आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। सर ये जिस जगह से इसका डिस्क्रिमिनेशन, जिस जगह से इसको डिफाइन किया हुआ है उसी जगह से यदि मैं बोलूं, इसी जगह से मैं बोलूं तो देखिएगा, ये देखिए ये आपका टेम्पोरल बोन, जहां मेरा मार्कर घूम रहा है ये पूरा का पूरा जहां मार्कर घूम रहा है ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज द टेम्पोरल बोन। ये वाला जहां मेरा मार्कर घूम रहा है ये पार्ट है वो कौन सी बोन है? ये टेम्पोरल बोन है। बहुत बढ़िया। सर ये जो टेम्पोरल बोन है वो टेम्पोरल बोन किसका पार्ट होती है? छोटा सा एमसीक्यू उठा रहा हूं मैं आपके बीच में। ये जो छोटा सा एमसीक्यू आपके बीच में आ रहा है, ये जो छोटा सा आपके बीच में एमसीक्यू आ रहा है वो आ रहा है कि सर ये जो टेम्पोरल बोन है कौन सी बोन है? ये टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन, ये जो टेम्पोरल बोन है, ये जो टेम्पोरल बोन है वो किसका पार्ट है? क्रेनियम का। क्रेनियम बोन का, क्रेनियम बोन का पार्ट है। और क्रेनियम खुद किसका पार्ट होती है? सर बात कर रहे हैं थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक हुआ है, इस टेक्निकल एरर को अपन ठीक कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं आपको। जूम करके दिखा देता हूं कि ये जो टेक्निकल एरर था उसमें मैंने इस डायग्राम को हल्का सा जूम किया है। जूम करने के बाद और अच्छे से दिख जाएगा। और अच्छे से मैं बता रहा हूं कि सर ये वाला जहां मेरा मार्कर घूम रहा है, ये जिस जगह मार्कर घूम रहा है ये आपकी बोन है। वो कौन सी बोन है? टेम्पोरल बोन। कौन सी बोन है? ये टेम्पोरल बोन। बहुत बढ़िया, ये आपकी टेम्पोरल बोन है पूरा का पूरा। सर ये जो टेम्पोरल बोन है टोटल कितनी होती है नंबर में? सर नंबर में 2 होती है। कहाँ सिचुएटेड होती है? सर बायलैटरल सिचुएटेड होती है। अपना ये जो क्रेनियम वॉल्ट है पूरा का पूरा, इस क्रेनियम वॉल्ट की जो ये दोनों की साइड की जो बोन्स है, ये जो दोनों बायलैटरल बोन है, इन्हीं बायलैटरल बोन को कौन सी बोन के नाम से जाना जाता है? अपना टेम्पोरल बोन। सर ये जो मैंने बोला है कि टेम्पोरल बोन
किसका पार्ट होती है? तो सर ये पार्ट होती है आपकी क्रेनियम का। और ये जो क्रेनियम है, ये क्रेनियम खुद किसका पार्ट है? तो सर क्रेनियम खुद पार्ट होता है स्कल का। बहुत बढ़िया, मत भूलना इस चीज को, क्वेश्चन मार्क लगा लो यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ एक। सर ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया स्कल के ऊपर, स्कल के अंदर टोटल 2 टाइप की बोन होती है। एक होती है क्रेनियम बोन और दूसरी होती है अपनी फेशियल बोन। फेशियल बोन सर बात करते हैं कि ये जो आपकी क्रेनियम बोन है ये होती है टोटल 8। टोटल कितनी बोन होती है? 8। और 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 ये जो फेशियल बोन है ये होती है टोटल 14। 14 प्लस 8 इक्वल टू 22। 22 टोटल स्कल बोन होती है। इन 22 में से दोनों जो टेम्पोरल बोन है, ये जो दोनों टेम्पोरल बोन है ये बायलैटरली सिचुएटेड होती है। और बायलैटरली इस टेम्पोरल बोन में आपका पूरा का पूरा ईयर सिचुएटेड हो रहा है। सर मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा ईयर सिचुएटेड हो रहा है। पूरा ईयर का मतलब आपका एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। सर ये देखिएगा यहाँ पे, दिस वन इज द एक्सटर्नल ईयर, ये वाला अपना एक्सटर्नल ईयर है। दूसरा दिस वन इज द मिडल ईयर एंड दिस वन और दिस वन इज योर इनर ईयर। सर एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, यानी कि ईयर के जो तीनों एनाटॉमिकल पार्ट, जो तीनों पार्ट है एक्सटर्नल ईयर, ये देखिएगा एक्सटर्नल ईयर की पूरा का पूरा जो है वो आपका टेम्पोरल बोन से घिरा हुआ है। बिल्कुल मैंने इसको हाईलाइट करके मैंने आपको बताया। दूसरा मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो अपना मिडल ईयर है, ये मिडल ईयर देखिएगा, ये पूरा का पूरा मिडल ईयर आपका इसी बोन से घिरा हुआ है। और तीसरे की यदि मैं बात करूँ तो थर्ड वन इज द इनर ईयर, और ये इनर ईयर भी पूरा का पूरा टेम्पोरल बोन से घिरा हुआ है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो ईयर है वो एक किस टाइप का ऑर्गन है? तो सर ईयर इज अ सेंसरी ऑर्गन, और ये जो सेंसरी ऑर्गन है वो कौन सी बोन के अंदर प्रेजेंट होता है? टेम्पोरल बोन में सिचुएटेड होता है। सर अगला बात करते हैं पार्ट ऑफ ईयर। यदि मैं पार्ट ऑफ ईयर की बात करूं तो सर जैसे ही अपन बात करते हैं पार्ट ऑफ ईयर, तो अपने दिमाग में एक सीधी सी एक चीज ट्रिगर करती है, और वो ये है कि इस ईयर को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। बट हेलो। हाँ बोलो। नहीं मैं तो कहना ये नहीं करे जो। हाँ बैलेंस कौन सा जो है। नहीं वो कहे काल भी खेले जो काल भी नहीं नहीं। हाँ तो कौन सी जरूरत है पंकज भाई, कौन सा पंकज भाई डाल दीजिए मेरा कल 500 रुपये। वो तो कर लेते मैं एक्सचेंज, वो चलते रहते पंकज भाई ने कर लेते। हाँ ठीक। नहीं एक बड़े बाहर कमरा भी करो जो। हाँ जैसे वो तो घिंची, लेकिन वो वापस खाए थे थोड़ा कुछ या नहीं कर दिया 11, फिर तो 11 तारीख बता रहे थे, जो 11 को खाए थे थोड़ा कोर्ट में यार मामलों चल गया जो थोड़ा ज्यादा कर दिया। ऐसे। हाँ बाद कंफर्म कौन है, लेकिन करवा दिला अक्टूबर में करवा दिला एग्जाम। ऐसे।
ऑडिशन। काट के पे वापस कर दीजिए ना मोड़ा, फिर बाद में कॉल कर दूँ फोन। कॉल दिन में कर दीजिए ना, कॉल दिन में कर दीजिए फोन, ठीक है ना। यदि मैं पूरा का पूरा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बेसिस पे मैं बात करूं तो किसी भी ऑर्गन को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो उस ऑर्गन का एनाटॉमी और दूसरा उस ऑर्गन का फिजियोलॉजी। यानी कि उसका एनाटॉमी डिफरेंट होगा और उसका फिजियोलॉजी क्या होगा, डिफरेंट होगा। और जिस हिसाब का एमसीक्यू पूछा जाता है, जिस हिसाब का क्वेश्चन इस ईयर में से पूछा जाता है, उसी हिसाब को ध्यान में रखते हुए मैंने इस ईयर के जो पार्ट पढ़ा रहा हूँ, मैंने इस पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो पार्ट है, दिस वन इज ए फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल पार्ट या डिवीजन ऑफ ईयर। First one is the physiological division of ear, and second one is anatomical division of ear। देखो वापस बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ये तीनों के तीनों है वो एनाटॉमिकल पार्ट इसका डिवीजन है। ठीक है, मैंने यहाँ इसको समझाने के चक्कर में मैंने बोला कि आपका ईयर है उसके कितने पार्ट हैं सर, दो। कौन कौन सा? पहला फिजियोलॉजिकल डिवीजन, दूसरा कौन सा? एनाटॉमिकल डिवीजन। तो सर एज पर फिजियोलॉजी इस ईयर को मैं फर्दर आपके टू पार्ट में डिवाइड करता हूँ। फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ ईयर। एज पर फिजियोलॉजी इस ईयर को मैं फर्दर टू पार्ट के अंदर डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट वन इज बैलेंस एंड फर्स्ट वन इज द बैलेंस एंड second one is hearing। सर कान का जो काम होता है वो हियरिंग होता है, यानी कि कान का काम है वो सुनना तो है ही है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि बिना सुने कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक कोई बंदा सुनेगा नहीं तब तक वो सीखेगा नहीं। सीखने का मतलब है कि मेमोरी से। अपना जो मेमोरी है वो दो ही चीजों से तो बनता है, देखने से और सुनने से। जब तक आप किसी चीज को सुनोगे नहीं तब तक आप उसको जानोगे नहीं, जब तक जानोगे नहीं तब तक वो अपनी मेमोरी में नहीं जाएगी। तो इसका मतलब हियरिंग है वो तो इम्पोर्टेंट आपका पार्ट हो गया। यानी कि अपनी मेमोरी बनाने में, अपनी जो पूरा का पूरा जो अपना ब्रेन के अंदर का जो स्टोरेज मेमोरी है वो बनाने में हियरिंग का तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन इस हियरिंग से भी कहीं गुना ज्यादा जो ईयर का काम है वो है बैलेंस बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और बहुत सारी जगह तो अपन ये पढ़ते हैं कि प्राइमरी बैलेंस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर। एक बहुत अच्छी चीज निकल के सामने आई है कि आपका जो ईयर है इस ईयर का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो सर ईयर का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है अपना बैलेंस बनाना। वो क्या? अपना बैलेंस बनाना। सर जब बात आती है कि सर ईयर का प्राइमरी फंक्शन तो हो गया बैलेंस बनाना, तो सेकेंडरी फंक्शन क्या हो गया अपना आप ही? सेकेंडरी फंक्शन हो गया ईयरिंग। सर बैलेंस बनाना बैलेंस बनाना बैलेंस बनाना और बैलेंस बनाने का जो काम है वो एक नर्व करती है। उस नर्व को अपन बोलते हैं वेस्टिबुलर नर्व इज द वेस्टिबुलर नर्व। एंड हियरिंग का जो काम करती है वो करती है कॉक्लियर नर्व। यानी कि
जो ईयर के मैंने फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से दो पार्ट बताए थे। पहला बताया था मैंने कि सर पहला जो पार्ट है वो पहला काम है वो बैलेंस बनाना, और बैलेंस बनाने का काम कौन सी नर्व कर रही है? बैलेंस बनाने का जो काम है वो कर रही है आपकी वेस्टिबुलर नर्व। दूसरा काम क्या है? हियरिंग का। कौन कर रही है हियरिंग का काम? कॉक्लियर नर्व। सर यहीं से तो ये दोनों मिलके सर बैलेंस बनाने का काम कौन कर रही है? वेस्टिबुलर नर्व। हियरिंग का काम कौन कर रही है? आपकी कॉक्लियर नर्व। तो सर यहीं से तो ये दोनों मिलके बनती है वेस्टिबुलो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। दिस वन इज द एट्थ क्रेनियल नर्व। यानी कि जो टोटल 12 पेयर होती है, जो 12 पेयर होती है क्रेनियल नर्व, यानी कि वो नर्व जो कि क्रेनियम को जाती है, जो कि ब्रेन के अंदर जाती है, उन नर्व को क्या बोलते हैं अपन? क्रेनियम नर्व। कितनी होती है टोटल? सर 12 पेयर होती है। 12 पेयर होती है, 12 जोड़ों में होती है। इन 12 जोड़ों में से जो नर्व है वो दो टाइप की होती है। कुछ एक नर्व है वो मोटार होती है, कुछ एक नर्व है वो सेंसरी होती है, और कुछ एक नर्व है वो दोनों टाइप की होती है कि उसमें मोटार भी होता है और सेंसरी भी होता है, जिसको अपन मिक्स्ड नर्व बोलते हैं। तो इसी हिसाब से यदि मैं बोलूं तो सर आपका जो ये जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है वो कौन से नंबर का नर्व है? 8th नंबर का। किस टाइप का नर्व है? सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व। और एक चीज याद रखना, जहां पर भी सेंसरी नर्व का जिक्र हो, जहां पर भी सेंसरी नर्व का जिक्र हो नर्व जहां पे भी सेंसरी नर्व का जिक्र हो, तो बिल्कुल क्लियरली ये चीज याद रखना कि सर सेंसरी नर्व वो नर्व होती है जो ओरिजिनेट तो कहां से होती है? ओरिजिनेशन तो उसका कहां से होता है? ऑर्गन। यानी कि वो ऑर्गन से ओरिजिनेट होके उस सेंसेशन को लेके जाती है कहां पे? ब्रेन में। ब्रेन में। तो डियर मैं वापस आ रहा हूँ कि फिजियोलॉजिकल डिवीजन के अकॉर्डिंग बैलेंस, और दूसरा आपका हियरिंग। प्राइमरी फंक्शन कौन सा आपका? बिल्कुल डियर, प्राइमरी फंक्शन क्या है? बैलेंस। कौन सी नर्व? वेस्टिबुलर नर्व। सर सेकेंडरी फंक्शन हियरिंग। कौन सी नर्व? कॉक्लियर नर्व। दोनों मिलकर कौन सी नर्व बन गई? क्योंकि ये भी ईयर का पार्ट, ये भी ईयर का पार्ट, दोनों की दोनों ईयर के अंदर जाकर कौन सी नर्व बन गई? वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। कौन कितने नंबर क्रेनियल नर्व है ये? सर 8th नंबर क्रेनियल नर्व। 8th नंबर क्रेनियल नर्व किस टाइप की नर्व है? सेंसरी नर्व। सर ये जो सेंसरी नर्व है वो उसका ओरिजिनेशन कहाँ होता है? सर उसका ओरिजिनेशन होता है ऑर्गन पे। ऑर्गन से ओरिजिनेट होती है, कहाँ को जाती है? ब्रेन में। और यहाँ पे याद रखना जो मोटोर नर्व है, मोटोर नर्व जितनी भी जो होती है उनका ओरिजिनेशन होता है ब्रेन, और कहाँ को जाती है वो? ऑर्गन। बिल्कुल क्लियर सी बात है, छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। याद रखना पूछता है ये मोटोर नर्व, सेंसरी नर्व और मिक्स नर्व के बारे में। तो डियर यहाँ पर अभी तक अपने पढ़ा था कि सर ये जो अपना ईयर है, इस ईयर का फिजियोलॉजिकल पार्ट पढ़ा था। नाउ आई विल कम ऑन द एनाटॉमिकल डिवीजन। पहला होता है एक्सटर्नल ईयर। वो कैविटी जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बियॉन्ड प्रेजेंट है, उस कैविटी नोन एज इनर ईयर, आल्सो मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ, एंड सेकंड वन इज द बोनी लैब्रिंथ। एक छोटा सा मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इसको लैब्रिंथ क्यों बोलते हैं। क्योंकि लैब्रिंथ का जो मीनिंग है वो लैटिन में लैब्रिंथ का मीनिंग होता है नेटवर्क। नेटवर्क। बिल्कुल क्लियर सी बात है। सर वहां पे कौन सा नेटवर्क होगा? किसका नेटवर्क होगा? तो सर बात करते हैं, देखो बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सर आप उस चीज के बारे में सुनिएगा कि अपना जो कोक्लिया है, इस कोक्लिया की जो टोटल लेंथ होती है वो मुश्किल से 1 या 2 सेंटीमीटर होती है। कोक्लिया है वो परसीव, और जब कोई ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन जिसके अंदर नर्व प्रेजेंट और वो इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसका मतलब वहां पे जो नर्व है वो बहुत अच्छी है। और कोई नर्व कब बहुत अच्छी हो सकती है?
नर्व तब बहुत अच्छी हो सकती है जब उसके वहां पे बहुत अच्छे और बहुत ज्यादा नंबर में, बहुत ज्यादा संख्या में वहां रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो नर्व के। और वो जो नर्व के रिसेप्टर्स है, उन्हीं रिसेप्टर्स की वजह से, जो वहाँ नर्व के बहुत ज्यादा रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा जो नर्व प्रेजेंट है, उन्हीं वजह से अपन देखते हैं कि अंदर तो नर्व का नेटवर्क है पूरा का पूरा। और वो जो नर्व का नेटवर्क है, उसी को मैं क्या बोलता हूँ? लेफ्ट। कहाँ पे प्रेजेंट है ये? इनर ईयर। इसीलिए इनर ईयर को क्या बोल दिया अपन ने? लेफ्ट बोल दिया। क्लियर है? तो सर फिजियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से दो, बैलेंस एंड हियरिंग, और एनाटॉमी के पर्सपेक्टिव से कितने? तीन। कौन कौन सा? एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। सर मैं डायग्राम दिखा देता हूं आपको एक बार इसका, बिल्कुल क्लियर सा। देखिएगा इस डायग्राम को, बिल्कुल क्लियर सा आपके सामने डायग्राम दिखा रहा हूं मैं, जिसके अंदर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जितनी भी अपन अभी तक बातें बोल ली है। मैंने सबसे पहली बात ये बोली थी कि ईयर इज ए सेंसरी ऑर्गन, और वो सेंसरी ऑर्गन इसलिए है क्योंकि उसमें एक सेंसरी नर्व आती है। सर सेंसरी नर्व है, और सर सेंसरी नर्व है तो वो ऑर्गन आपका सेंसरी ऑर्गन हो गया। ठीक है सर। दूसरा मैंने बोला कि वो टेम्पोरल बोन में। उसके बाद में अपन ने देखा था कि इसके कितने पार्ट है? दो। कौन कौन सा? फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल। फिजियोलॉजी यहाँ पे, ये आपका वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व बन गया। अगला मैंने बोला कि सर एज पर एनाटॉमी इस ईयर को अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? सर एज पर एनाटॉमी इस ईयर को अपन ने डिवाइड किया तीन पार्ट में। कौन कौन सा? सर तीन पार्ट हो गया, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। दिस वन इज द एक्सटर्नल ईयर, ये वाला पार्ट। बोला मैंने टिम्पेनिंग कैविटी, देखो बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा है, ये बोन के बीच में बिल्कुल ये कैविटी बनी हुई है, इसी वजह से मैंने इसको कैविटी बोलना है। इज ए टिम्पेनिंग कैविटी। टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन के पीछे की तरफ की जो कैविटी है उसी को टिम्पेनिंग कैविटी बोलते हैं। और एक चीज याद रखना, मिडल ईयर के अंदर हवा भरी होती है, एयर होती है हमेशा और हमेशा। एंड थर्ड वन इज योर इनर ईयर। दिस वन इज योर इनर ईयर, आल्सो नोन एज लेब्रियन। और क्योंकि यहाँ पे नर्व का नेटवर्क होता है, ये देखिए ये जो नर्व है वो आपकी यहीं आ रही है इनर ईयर की तरफ, इसीलिए इसको अपन ने क्या बोला था? लेब्रियन। आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ we will discuss on external। करते हैं तो एक्सटर्नल ईयर आपकी, इस टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन तक ये पूरा का पूरा, ये देखिएगा ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो किसमें इंक्लूड हो रहा है? अपना एक्सटर्नल ईयर के अंदर। सर ये जो आपका एक्सटर्नल ईयर में जो आपका पार्ट इंक्लूड हो रहा है, एक्सटर्नल ईयर में हो रहा है, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी से सुनना इसको। दिस वन इज द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, वो होती है आपकी इंटरनल ऑडिटरी कैनाल। ये वाला जो पार्ट है, यानी कि वो बाहर निकल के कहा जाएगी? ब्रेन के अंदर। तो बाहर निकलने के लिए इस टेम्पोरल बोन में कोई ना कोई तो छेद होगा। जनरली क्रेनियम बोन के अंदर जो छेद होता है, या फिर क्रेनियम बोन के अंदर जो अपना स्पोर होता है, उसको अपन बोलते हैं फोरामिना बोलते हैं। सर ये जो फोरामिना या फिर ये जो छेद है, वो वाली जगह, जिस जगह से इनर ईयर के अंदर की जो Alright, so moving ahead. In this language, if experts from industries is quoted as El Kasvar, then in the same language, how from hopeful millennials will be quoted. अपनी मसल्स, इलास्टिक मसल्स, उसी हिसाब से इलास्टिक कार्टिलेज। बहुत बढ़िया, इलास्टिक कार्टिलेज। सर ये जो इलास्टिक कार्टिलेज है, ये इलास्टिक कार्टिलेज खुद किसका बना होता है? तो सर ये इलास्टिक कार्टिलेज खुद बना होता है टाइप 2 कोलेजन फाइबर। खुद किसका बना होता है? तो सर ये बना होता है टाइप 2 कोलेजन फाइबर। सर ये जो टाइप 2 कोलेजन फाइबर है, ये किसके बने होते हैं? तो इसका जो फॉर्मेशन है वो होता है, इसका जो फॉर्मेशन है वो होता है आपके, वो होता है बिल्कुल
वो होता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा कि मैंने आपको अभी सिलेबस बताते टाइम भी मैंने एक चीज बताई थी कि इस ईएनटी को या फिर आपका ऑप्थेल्मोलॉजी वाला जो पार्ट है उसको नीचे भी एक जगह और दिया हुआ है जहाँ कंसिडर्ड किया हुआ है जनरल सर्जरी, बर्न, आपका इनका सर्जिकल जो इवैल्यूएशन है उसके साथ में इसका किया हुआ है। तो जो जनरल सर्जरी वाला जो पोर्शन है उसके अंदर आपको पूछा जाएगा 100%, प्री ऑपरेटिव पूछा जाएगा, इंट्रा ऑपरेटिव पूछा जाएगा, पोस्ट ऑपरेटिव पूछा जाएगा। तो सर ये जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है, जो आपका विटामिन सी है, इस विटामिन सी के बारे में मैं बोलूं या एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में मैं बोलूं तो याद रखना इस चीज को, एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी उसका काम होता है वुंड हीलिंग में। वुंड हीलिंग के अंदर, वुंड हीलिंग में जहां पे भी आपका वुंड बना हो वहां वुंड हीलिंग के लिए जो अपन यूज करते हैं, जो सप्लीमेंट यूज करते हैं उसमें आता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। सर देखिएगा सर्जरी भी अपने आप में एक आर्टिफिशियल वुंड है। जब तक चीरा नहीं लगाओगे तब तक सर्जरी नहीं होगी, और जब चीरा लगेगा तो वहां वुंड क्रिएट होगा, और वुंड क्रिएट होगा तो उस वुंड को वापस भरने के लिए अपने को ऐसी चीजें चाहिए जो कोलेजन बनाए। और कोलेजन किससे बनता है? एस्कॉर्बिक एसिड से। कौन किससे बनता है आपका? एस्कॉर्बिक एसिड से। पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछा जाएगा, ठीक है सर। बिल्कुल क्लियरली एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जिसका अभी सर्जरी हुआ है, सर्जरी के बाद में नर्स क्या सोचती है कि उसको पोस्ट ऑपरेटिव किस डाइट के बारे में बोला जाएगा कि कौन सी डाइट खानी है? तो सर वो डाइट खानी है जिसमें विटामिन सी ज्यादा हो, जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड ज्यादा हो। सीधा सीधा पूछते हैं कि एक पेशेंट है जिसका अभी ऑपरेशन हुआ है, जिसके अंदर बेड सोर है, एक नर्स क्या सोचती है कि उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें कौन सी मेडिसिन लिखी हुई होगी जिसकी वजह से, जिससे कि उस मेडिसिन से उसका जो वुंड हीलिंग है वो बहुत अर्लियर हो। तो सर वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड जाएगा, विटामिन सी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न में बोल रहा था। तो सर यह मैं बस इतना सा बता रहा हूँ, पीना आउटर विजुअलाइज पार्ट है ईयर का, किससे बना हुआ है? इलास्टिक कार्टिलेज से। ये जो इलास्टिक कार्टिलेज है वो किस टाइप का, किससे बना हुआ खुद? सर टाइप सेकंड कोलेजन फाइबर से। और कोलेजन फाइबर किससे बनता है? मत भूलना, एस्कॉर्बिक एसिड से। विटामिन सी इज द एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर है सर? आगे बात करते हैं पार्ट ऑफ पिना। नेक्स्ट वन इज द पार्ट ऑफ पिना। मैं ज्यादा लंबा चाहिए नहीं बताऊंगा आपका पिन्ना के पार्ट के बारे में, लेकिन एक पार्ट है जिसको मैं बिल्कुल छोड़ भी नहीं सकता, ऐसा वाला पार्ट है। दिस वन इज द लोब्यूल। लोब्यूल, लुक एट हियर, इस डायग्राम के अंदर देखिएगा, दिस पार्ट ऑफ पिना इज नोन एज लोब्यूल। सबसे नीचे वाला पार्ट ईयर का, ये आपके इस पिना का, एक बार टच करो खुद इसको, देखो जैसे आप इस लोब्यूल को टच करते हो तो इस लोब्यूल को टच करने के बाद में आप हल्का सा थोड़ा सा ऊपर जाओ तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि शायद वहां पे कुछ थोड़ा सा हार्डनिंग आपको फील होगी, और जैसे आप लोब्यूल पे आते हो तो लोब्यूल पे आपको हार्डनिंग नहीं मिलती। ये जो हार्डनिंग है वो हार्डनिंग है आपके कार्टिलेज की वजह से, और लोब्यूल के ऊपर आपका हार्डनिंग है नहीं। तो इससे क्या चीज सामने आती है? फिर इससे क्लियर सा नाम सीधा हमको चीज है वो सामने आती है कि लोब्यूल जो है इज ए नॉन कार्टिलेजियस पार्ट ऑफ पिना। नॉन कार्टिलेजियस पार्ट ऑफ पिना इज नोन एज द लोब्यूल। अरे इसका यूज क्या है, इसका क्या है? तो देखिएगा, सुनिएगा सर, इस पिना का जो यूज है वो होता है आपका SpO2 मेजरमेंट। SpO2 मेजरमेंट यानी कि अपन बोलते हैं, यानी अभी बोलते हैं अरे अभी कोविड के अंदर तो चल ही SpO2 सेचुरेशन ही रहा है। जिसको पूछो कि भाई मेरा मरीज कैसा है, ठीक है, सेचुरेशन कितना है? 70 खतरा है। सेचुरेशन कितना है? 80 बच सकता है यार, ठीक है। सेचुरेशन कितना है? 90 ऑक्सीजन या बिना ऑक्सीजन? यार ऑक्सीजन पे है, दिक्कत है थोड़ी सी। सर सेचुरेशन या SpO2 मेजरमेंट का जो सबसे जो अच्छी जगह है वो होती है आपका लोब्यूल, ठीक है। क्यों लोब्यूल होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है सर। एक्चुअली क्या है कि जो SpO2 सेचुरेशन के लिए जिस अपन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं
वो कौन सा आपका पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर। ये जो आपका पल्स ऑक्सीमीटर है, इस पल्स ऑक्सीमीटर को आप अप्लाई करते हो तो देखते हो कि उस पल्स ऑक्सीमीटर को ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट के बीच में एक रेड बीम आता है। ये जो रेड बीम है, इस रेड बीम का मतलब ये होता है कि जब वो रेड बीम ऊपर वाली प्लेट जब लगाने के बाद में ऊपर वाली प्लेट से रेड बीम निकल के जिस जगह आपने अप्लाई किया है उस जगह को पेनिट्रेट करती हुई नीचे वाली प्लेट से जैसे ही मिलेगी, तो इस दरमियान आपके ब्लड में, अपने ब्लड में जो ऑक्सीजन, या ब्लड में, या मैं सीधा बोलूं तो अपने हीमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन डाइल्यूटेड है उस ऑक्सीजन का परसेंटेज बताती है कि इतने परसेंट आपका ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन में है। वो होता है अपना पल्स ऑक्सीमीटर। और कौन से इंस्ट्रूमेंट से होता है? पल्स ऑक्सीमीटर से। तो सर ये जो लेवल है वो कैसे सामने आता है, तो वो मैं बता रहा था कि आपको जैसे आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हो तो लगाने के बाद में देखते हैं कि वो जो रेड बीम है वो जिस जगह आपने अप्लाई किया उस जगह को पेनिट्रेट करता हुआ आपका लोअर प्लेट पे जाता है और वो मेजर करके कि इसके अंदर इस हीमोग्लोबिन में इतना परसेंट आपका ऑक्सीजन घुला हुआ है, उसी ऑक्सीजन को आपको रीडिंग दे देता है। इट विल बी प्लस मोर देन 95%। बट आप सोचो कि जब आपने उस पल्स ऑक्सीमीटर को अंगुली पे लगाया तो अंगुली पे लगाने से क्या हुआ कि यार वो जो रेड बीम जो निकली है वो रेड बीम आपके इस हार्ड स्किन को पेनिट्रेट करेगी, नीचे आपका बोन, बीच में मसल्स और नीचे पाम की आपका स्किन, यानी इतनी हार्ड चीजों को पेनिट्रेट करते हुए वो नीचे वाली प्लेट पे पहुंचती है। और यदि उसका उल्टा मैं उसको यहां लगाऊं तो आप खुद सोचो कि इस जगह अप्लाई करने से, इस जगह अप्लाई करने से जो रेड बीम है वो इजीली नीचे वाली प्लेट पे पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? और जब इजीली पहुंचेगी तो वो जो रीडिंग है वो अच्छी वाली रीडिंग देगी, रिलायबल रीडिंग देगी। इसीलिए बोलते हैं कि जो मोस्ट रिलायबल जो पार्ट होता है, एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है, वो होता है अपना लोब्यूल। ठीक है, लोब्यूल से अपन क्या करते हैं, अपना O2 SpO2 मेजरमेंट करते हैं। कहां से? लोब्यूल से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना इस चीज को। ठीक है सर, कौन सा आपका उपकरण है? पल्स ऑक्सीमीटर। क्या देता है पल्स ऑक्सीमीटर? कि आपके हीमोग्लोबिन में जितना ऑक्सीजन डाइल्यूटेड है, जितना आपका ऑक्सीजन की जो कंसेंट्रेशन है हीमोग्लोबिन में, उस कंसेंट्रेशन को शो करता है। कितने से ज्यादा होना चाहिए सर? बेसिकली 95% से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 95% आपका होना चाहिए। ठीक है, और हर एक डिजीज सर्कमस्टेंसेज में ये अलग अलग वेराइटीज के ऊपर काम। सर दूसरा पार्ट में बोल रहा था, सेकंड पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, सेकंड पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। Second part of external ear is a external auditory canal. External auditory canal. This is the second part of external ear. देखिएगा इसी डायग्राम के अंदर अपन देखते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को। इसी डायग्राम के थ्रू इसको पूरा का पूरा अपन समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है, कहाँ तक होता है और कब तक होता है। ठीक है, तो सर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बारे में यदि मैं बोलूं तो मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो प्रेजेंट होता है आपका सिचुएटेड इन बिटवीन pinna and tympanic membrane. पिना एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यानी कि पिना से लेके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल सिचुएटेड होता है, सिचुएटेड इन बिटवीन पिना एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट है जिसको अपन ने एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोला है, इसकी जो टोटल लेंथ है, वो लेंथ होती है लगभग मैं बोल सकता हूँ कि 2.5 टू 3 सेंटीमीटर, 2.5 टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है,
बुक्स वेरिएशन मिल सकता है, कुछ एक बुक्स है वो इसको 1.8 to 3 सेंटीमीटर भी बताती है, 18 to 30 mm भी बोलते हैं, ठीक है। 2.5 to 3 सेंटीमीटर अपन जनरली देखते हैं। सर ये जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इसको अपन ने देखा है कि कहाँ सिचुएटेड है सर, पिना से लेकर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक है। कितना लेंथ है, 2.5 to 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। सर ये जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, देखना मेरे मार्कर को हल्का सा, जहां मेरा मार्कर घूमे वहां थोड़ा सा ध्यान देना। सर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इस टाइप का बना है। इसका ये जो कर्व बना है, ये कर्व अपने को हल्का सा एस कर्व दिख रहा है, एस टाइप का। तो मैं बोल सकता हूँ इसका जो शेप है वो शेप कैसा होता है, एस शेप होती है, स्लाइटली एस शेप आपका ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। इसके एडवांटेज भी है स्लाइटली एस शेप होने का, ठीक है। डिसएडवांटेज आगे अपन डिस्कस करेंगे, इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। सर ये जो आपका पिना से लेकर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बीच का 2.5 to 3 सेंटीमीटर का एस शेप का जो पार्ट है, जिसको अपन ने एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोला है, इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो होता है आपका बोनी पार्ट, एंड सेकंड वन इज द कार्टिलेजियस पार्ट। Second one is the cartilaginous part. Sir,